डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हारते है और मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मेरे माता पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 6 साल का था और उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। अब अनाथ आश्रम की ज़िंदगी बहुत दुख भरी होती है। वहाँ पर कई ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो आपका खाना छीन कर खा लेते हैं और इसी कारण कई बार भूखे पेट सोना पड़ जाता है। वहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें तो मिलती हैं, लेकिन अगर कोई और शरारती बच्चा आपकी किताब को फाड़ दे तो आप क्या करेंगे? डांट तो आपको पड़ेगी ना। आपको अपनी किताबें संभाल कर रखनी पड़ती हैं। और वहाँ के कई शरारती बच्चे मुझे बहुत तंग किया करते थे, मेरी पिटाई कर दिया करते थे। 12 साल तक मैं इसी तरह दुख सहता रहा था और उस अनाथ आश्रम को मैं छोड़ भी नहीं सकता था। उसके बाद मैं एक ऐसे लड़के के पास गया जो गुमसुम रहा करता था और कोई भी उससे झगड़ा करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू था। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। मैं पहले जान नहीं पाया था बाकी उससे इतना डरते क्यों हैं, लेकिन एक दिन अपनी आंखों से मैंने देख भी लिया। जब 3-4 लड़के उसका खाना छीनने के लिए उसके करीब आए थे, उसने एक पेन से उनके चेहरे पर इतने निशान बनाए थे कि वो चीखते चीखते वहाँ से भागे थे। तब मैं उससे डर गया था, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। वो सिर्फ उसे नुकसान पहुँचा रहा था जो उसे तंग करने आया था। उसके बाद उसकी पिटाई बहुत हुई, लेकिन वो ज़रा भी रोया नहीं, बस ज़मीन पर बैठा रहा। और वो जो कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उसे पीट रहे थे, वो चुपचाप बैठा ही रहा। वो जेल से आया था। उसने एक बच्चे को जान से मार दिया था। कई लोगों को उसने बहुत बेरहमी से पीटा था और वो अनाथ था, इसलिए सज़ा पूरी करके उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। जब मुझे इस बात का पता चला मैं घबरा सा गया था, लेकिन अब उसके सिवा यहाँ उम्मीद की किरण नज़र भी नहीं आ रही थी। खाना मैं जब भी खाता उसके करीब जाकर बैठ जाता और जानबूझकर उसके साथ बात करने की कोशिश करता। वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया करता था, अकेला बैठा रहता था। जो भी काम करता था अकेला करता था। लेकिन जब भी बच्चे मेरा खाना छीनने के लिए मेरे करीब आते, मैं जानबूझकर उससे हंस हंस कर बात करने का एक दिखावा सा करता और बाकी सब बच्चे भाग जाते। सब उससे डरते थे और मुझसे भी डरने लगे थे कि वो मेरा दोस्त है। और एक दिन जब बच्चों ने ये देख लिया कि मैं तो बात करता हूँ, वो बात नहीं करता, इसीलिए वो खाना छीनने के लिए आए थे। मैं जानबूझकर हंसकर उससे बात करने लगा। जब उन्होंने मेरा खाना छीना तो मैंने कहा, इस प्लेट को हाथ मत लगाना, चेहरा तुड़वाना तो नहीं चाहते। वो इस तरह घबरा गए थे। वो उस लड़के की तरफ देख रहे थे और मैं बस उन्हें डराना चाहता था। वो मेरा दोस्त थोड़ी ना था। तब मैं क्या कर सकता था? मैं जानबूझकर उनसे झगड़ता रहा कि मेरा दोस्त मारेगा, लेकिन मेरा दोस्त बस चुप करके वहाँ पर बैठा था और वो तीनों मेरी पिटाई करने लगे थे। वो मुझे पीटे जा रहे थे और मैं रोता जा रहा था और उससे कहे जा रहा था, मुझे बचाओ, कुछ मदद तो करो। उसने मदद की थी और मेरी तरफ एक चम्मच फेंक दिया था और बस एक इशारा किया था, तुम्हारे भी 2 ही हाथ हैं, ये लो चम्मच, इसे एक हथियार समझो और मारो इन्हें। बस ये बात जैसे मेरे अंदर घर कर गई और उस चम्मच से मैंने 3 बच्चों के चेहरे पर ऐसा निशान बनाया था, वो डर डर कर भागे थे। चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसके बाद उसने वो चम्मच मुझसे छीन लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहे थे किसने उन 3 बच्चों को मारा, वो तीनों इशारा कर रहे थे कि मैंने मारा, और वो लड़का कह रहा था, मेरे सिवा ये कौन कर सकता है। अब तुम समझ सकते हो ये कितने झूठे हैं। उस लड़के की पिटाई भी हुई थी।
उन तीनों की पिटाई भी हुई थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं बच गया था। इसके बाद वहाँ अनाथ आश्रम में मुझसे भी सब डरने लगे थे और अब वो लड़का मुझसे बात भी करने लगा था। ये दुनिया बहुत बुरी है। कमज़ोर बनकर रहोगे तो मारे जाओगे। जिस तरह से जंगल में जो कमज़ोर शिकार होते हैं वो मारे जाते हैं, जो ताकतवर शेर की तरह रहता है किसी की हिम्मत नहीं होती उसे हाथ लगाने की। सब जानवर ही तो हैं ना, अलग अलग तरह के। तुम बताओ ये जंगल के कौन से जानवर बनना चाहते हो? मैंने कहा था शेर। तो उसने कहा शेर कभी भी बेचारे नहीं होते, शेर खूंखार होते हैं। और ये बातें उसने सिर्फ एक दिन की थी और मैं अब किसी से नहीं डरता था। अनाथ आश्रम में बच्चों को पीटना मेरे लिए आम हो गया था। अब उनका खाना मैं छीन कर खाता था। पहले खाना अच्छे से नहीं खा पाता था तो मैं पतला सा रह गया था। अब छीन छीन कर खाना खाने लगा था तो मेरी सेहत अच्छी होने लगी थी। और उस लड़के ने अनाथ आश्रम से बाहर मेरे नए दोस्त बनाए थे। कई गैंग मेंबर्स थे जो अलग अलग गैंग को चलाते थे, उनके लिए काम करते थे। मैं भी उनके लिए काम करने लगा था। 18 साल का नहीं हुआ था मैं, लेकिन मुझे अनाथ आश्रम से बाहर निकलवा लिया गया था और अब आज़ादी की दुनिया मैं महसूस कर पा रहा था। उन गैंग्स के लिए छोटे मोटे काम मैं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा डरपोक था मैं। वो लोग तो जैसे किसी को मारने से भी नहीं डरते थे। कुछ के उंगलियों को काट दिया जाता, वो कई लोगों को पेट में चाकू मारकर जान से मार चुके थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, इससे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना। वो जेल में कई कई सालों बिताते, मैं जेल में नहीं जाना चाहता था। वो तो नर्क के समान था। तो मैं उस गैंग से छुटकारा चाहता था और वो मैं पा नहीं सकता था। वहाँ कमाई का साधन भी चाहिए, मुझे कोई काम नहीं आता था। लेकिन उस लड़के ने बाहर निकलने का एक रास्ता भी बताया। तुम ऐसी गैंग के मेंबर क्यों नहीं बनते जहाँ के नियम ऐसे अजीबोगरीब नहीं हैं, लेकिन उनकी दहशत बहुत ज़्यादा है? मैंने कहा ऐसी कौन सी गैंग है? उसने एक नाम लिया, विक्टर। विक्टर की गैंग के मेंबर बन जाओ, हिम्मत नहीं होगी किसी की कि तुम्हें हाथ लगाए। मैंने कहा विक्टर नाम तो सुना है, लेकिन ये गैंग ऑपरेट कैसे करती है, लोगों को कैसे मारती है, इनका काम क्या है? तो उस लड़के ने कहा था ये तो दुनिया का रहस्य है, कोई भी नहीं जानता वो काम क्या करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं, उनका एक भी मेंबर यहाँ पैर रख दे तो दहशत मच जाती है। वो अकेले आते हैं और वो सैकड़ों लोगों को अकेले मारकर चले जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती। अगर तुम उनके लिए काम करना शुरू कर दो, पहले तो तुम्हें हाथ लगाने से ही लोग डरेंगे, तुमसे कोई लड़ना ही नहीं चाहेगा, तो तुम्हारे ऊपर दबाव भी कोई नहीं बना पाएगा। कोई नहीं कह पाएगा कि तुम्हें यह काम करना है या नहीं, तुम अपनी मर्जी से करोगे। बस उनके साथ नज़दीकी बढ़ा लेना। मैं उस लड़के से जानना चाहता था विक्टर की गैंग का मेंबर मैं कैसे बन सकता हूँ। तो उसने कहा वो छोटे मोटे काम करवाते हैं, तुम्हें वो छोटे मोटे काम करने होंगे, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके वो काम करते रहना। उसके बाद उनसे जान पहचान होगी। जब तुम उनके फार्म हाउस में जाओगे वहाँ काम मांग लेना, छोटा मोटा कोई भी काम। अगर उन्होंने तुम्हें कोई भी काम दे दिया, बस समझ लेना तुम उनके साथ एक मेंबर बन गए हो। जब वहाँ से बाहर निकलोगे ना, रुतबा देखना अपना रुतबा, हर कोई नज़रें झुका लेगा तुम्हारे सामने से। अब उस लड़के ने बताया था मेरे पास उनका एक छोटा सा काम आया है, मैं करना नहीं चाहता, उसमें कमाई बहुत कम होती है, बस यही परेशानी है, वरना जिंदगी बन जाएगी, इतना रुतबा मिलेगा। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूँ, बताओ कौन सा काम है। उस लड़के ने कहा ये बाल्टी है, तुम्हें उस फार्म हाउस में देकर आनी है। इस तरह के छोटे मोटे काम मिलेंगे तुम्हें और इसके पैसे भी बहुत कम मिलेंगे, करने को तैयार हो? मैंने कहा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बाल्टी में है क्या? तब उस लड़के ने कहा था बस एक बात याद रखना, विक्टर की गैंग में एक ही नियम है, सवाल मत पूछना। अगर तुम सवाल पूछोगे वो सज़ा भी भयानक देते हैं, याद रखना, नियम नहीं तोड़ सकते। मैंने वो कड़वा घूंट पिया और कह दिया मैं काम करने को तैयार हूँ, उनके जितने काम हैं मुझे दे देना। मैं नहीं जानता था पहला ही काम मुझे वहाँ पर नौकरी दिलवा देगा। मैं इस बड़ी सी बाल्टी को लेकर
एक गाड़ी में रखकर सीधा उस फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। इस शहर से बहुत बाहर घने जंगल में वो फार्म हाउस बना हुआ था और वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल साफ। ना कोई गाड़ी उस तरफ जा रही थी, ना कोई गाड़ी उस तरफ से इधर आ रही थी। ये पूरा का पूरा रास्ता सिर्फ फार्म हाउस के लिए बना हुआ था। जब मैं गाड़ी लेकर उन रास्तों से निकल रहा था तो कई मोड़ आ रहे थे और वो बाल्टी थोड़ी सी पलट भी जाती। मैंने ध्यान दिया उस बाल्टी के एक तरफ से जैसे कोई लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा था। वो बड़ी जल्दी जम भी रहा था। तब मुझे महसूस हुआ ये किसी तरह का पेंट है। मैंने एक जगह गाड़ी रोक ली और क्योंकि पेंट बाहर की तरफ आया हुआ था, मुझे लगा सूंघ कर देखता हूँ आखिर इसमें है क्या, लेकिन अपनी उंगली उसको छूंगा नहीं। मैंने अब एक रुमाल निकाला, उससे वो पेंट थोड़ा सा साफ किया। ये लाल रंग का पेंट था। मैंने उसे सूंघने की कोशिश की। जब मैंने सूंघा, ये बदबू मुझे पहचानी पहचानी सी लग रही थी। ये बदबू खून की थी। मैंने बाल्टी खोलकर देखी, पूरी की पूरी बाल्टी खून से भरी हुई थी। आखिर उन्हें खून की क्या ज़रूरत? और जो खून किसी ने डोनेट किया होता है वो तो छोटे छोटे पैकेट में होता है, जिसे डीप फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बाल्टी में खून कौन मंगवाता है? ये असली खून था। मैंने चाट कर देखा था। सच में अंदर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कैसे लोग हैं? बड़े खतरनाक गैंगस्टर लगते हैं। मुझे लगता है किसी इंसान को मारा होगा। और जब गैंगस्टर कहते हैं ना, मैं सारा का सारा खून निकाल लूँगा, ये किसी आदमी का खून निकाला होगा इन्होंने। कितने खतरनाक इंसान हैं। अब इनका काम चुप करके करता हूँ। मैंने वो बाल्टी ऊपर से ढक्कन लगा दिया था। फिर मैंने अपने रुमाल से वो पेंट को साफ़ किया और उसके बाद एक तरफ जाकर वो रुमाल भी जला दिया। कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था कि मैंने वो बाल्टी को खोला भी है। अब मैं उस कार को लेकर सीधा उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं फार्म हाउस के गेट की तरफ गया, वो बड़ा सा गेट लगा हुआ था और वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था। वहाँ मैं गाड़ी से उतरकर अब एक स्पीकर के पास जाकर कहने लगा था, देखिए मुझे अंदर आना है, मैं आपका एक सामान लेकर आया हूँ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो गेट अपने आप खुलने लगा था। जल्दी से जाकर मैं गाड़ी में बैठ गया। अब वो गेट खुल चुका था और मुझे उस फार्म हाउस के अंदर का नज़ारा दिखा था। ये बहुत बड़ा आलीशान फार्म हाउस था और उसके बीच जैसे बड़ा सा बंगलो बना हुआ था। आसपास छोटी छोटी झोंपड़ियाँ भी बनी हुई थी। अब क्या ही बताऊं कितने एकड़ में फैला हुआ ये फार्म हाउस था कि इसके किनारे तक मैं देख नहीं पा रहा था। जंगल भी इस चार दीवारी के अंदर ही आता था, ये कह सकते हैं आप। अब उस बड़े बंगलो तक जाने के लिए मुझे उस रास्ते से चलकर आगे जाना था और वो बाल्टी काफ़ी ज़्यादा भारी थी। आसपास ना कोई चौकीदार नज़र आया, ना कोई और इंसान नज़र आया। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा फार्म हाउस पूरी तरह से खाली हो। अब वो भारी बाल्टी जो खून से भरी हुई थी उसे लेकर मैं आगे बढ़ रहा था और थोड़ा थोड़ा खून मेरी पैंट से लग गया था। इतनी भारी बाल्टी को उठाना बहुत मुश्किल भरा होता है। क्या ही बताऊं, 30 से 40 किलो की बाल्टी होगी वो। और मैं धीरे धीरे उठाता उठाता उस बंगलो के करीब गया। कितनी दूर बंगलो था, दूर से वो बड़ा लगा था, करीब आकर तो विशाल काय हो गया था। अब मैं उस दरवाजे के करीब था जिसके एक तरफ बेल लगी हुई थी। जैसे ही मैं बेल दबाने के लिए उंगली ऊपर उठाता हूँ, अंदर से आवाज़ आती है, बेल को हाथ मत लगाना, हमारी बेल गंदी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से मैंने उंगली नीचे की तरफ कर ली। वो कड़वा घूंट पिया और मैं सोच रहा था, इन्हें तो पहले ही पता लग गया। हर तरफ तो कैमरे लगे होंगे, इतने अमीर लोग हैं, ध्यान रखना है। अंदर काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड होंगे बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, और गोली बहुत जल्दी चलाते हैं ये लोग। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा था और 5 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं बाल्टी लेकर अंदर की तरफ जाने लगा और मैंने देखा वो दरवाजे को किसी ने खोला नहीं था, जैसे ये दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक हो। उस बंगलो के अंदर बड़े से हॉल में क्या झूमर लगे हुए थे, हर तरफ रोशनी की हुई थी और फर्श कांच से ज़्यादा साफ था, जैसे हीरों का वो फर्श बनाया गया हो। सोफे भी जैसे सोने के बनाए गए हों। वहाँ हर एक चीज़ इतनी महंगी, इतनी चमकदार थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन ज़्यादा नज़रें इधर उधर फेरना नहीं चाहता था। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आया बंदूकों के साथ। मैंने तो सोच रखा था इतना अमीर आदमी है, यहाँ पर उसकी गैंग रहती होगी, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। जब मैं चलता चलता सोफे के करीब गया, वहाँ पर खड़ा हो गया। अब वो बाल्टी काफ़ी ज़्यादा भारी थी तो मैंने बाल्टी नीचे रख दी। तभी एक तरफ से आवाज़ आई,
बाल्टी को नीचे नहीं रखना था, अब रख ही दिया है तो दोबारा इसे हाथ मत लगाना। मैंने भी कुछ कहा नहीं और मैं चुप करके खड़ा ही रहा। तभी एक तरफ से फिर से आवाज़ आई और ये आवाज़ थोड़ी पतली सी थी। अब तुम जा सकते हो, काम हो गया है। मैं सिर्फ ये काम करने के लिए नहीं आया था, मैं नौकरी मांगने के लिए आया था। इसीलिए मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मुझे ये पता नहीं था मैं किस तरफ चेहरा करके आवाज़ लगाऊं। अब ये आवाज़ किसी इंसान के मुंह से नहीं आई थी, ये आवाज़ गूंजती हुई आई थी और सही से समझ ही नहीं आ रहा था आवाज़ आई किस तरफ से है। तो मैं आवाज़ लगाकर बात करूं तो किस दिशा में करूं? तो मैंने भी ऊपर की तरफ मुंह किया और कहना शुरू कर दिया, देखिए साहब, एक छोटा सा काम है, मुझे नौकरी चाहिए और मुझे कहीं पर नौकरी मिल नहीं रही। अगर आपके कोई वैकेंसी है तो मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। मैंने ये कहा था और बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आने लगी। ये ऐसी आवाज़ें थी जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हों। अब ये जो आवाज़ें थी ये भी गूंज रही थी और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ें किस दिशा से आ रही हैं। एक तो वो बंगलो इतना ज़्यादा बड़ा था, अलग अलग दिशा में कई कमरे दिख रहे थे, कई गलियां दिख रही थीं जो घर के अंदर ही बनी हुई थी। तब बुड़बुड़ाने की आवाज़ें बंद हो गईं और फिर से एक भारी आवाज़ ने कहा, तुम्हें काम चाहिए, लेकिन क्या तुम वो काम कर पाओगे? और उस काम के नियम भी हैं। अगर तुम लॉयल नहीं रहे, तुम्हें पता है ना, जान से जाने का खतरा है। क्या तुम उस खतरे को उठाने को तैयार हो? मैंने फिर से कड़वा घूंट पिया और कहा, देखिए, मुझे नौकरी की तलाश है, मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा और मैं कई गैंग्स में काम कर चुका हूँ। आपके काम आ सकता हूँ, बहुत जानकारी दे सकता हूँ जो आपको नहीं है और मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ। तब वो आदमी चलता हुआ एक कमरे से बाहर निकला था। सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था, सफ़ेद ही जूते थे और सफ़ेद छड़ी हाथ में। ये छोटी सी छड़ी थी, क्या ही बताऊं। और सर पर एक लाल रंग की टोपी पहन रखी थी, लाल रंग की उसने टाई लगा रखी थी। टक टक की आवाज़ उसके जूतों से आ रही थी और चलते चलते वो सोने के उस सोफे पर आकर बैठ गया। तब उसने एक इशारा दूसरे सोफे की तरफ किया। मैं जल्दी से उस सोफे के करीब गया। जैसे ही मैं बैठने वाला था, उसने कहा, बैठने को किसने कहा है? मैं चुप करके खड़ा हो गया। मैंने कहा, आप ही ने अभी इशारा किया था ना? तो उसने कहा, मैंने बाल्टी की तरफ इशारा किया, क्या ये तुम लेकर आए हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, ये मैं लेकर आया हूँ। तब उसने कहा, इस बाल्टी में क्या है, जानते हो तुम? मैंने कुछ समय सोचा और फिर मैं कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे कहा गया था बाल्टी को खोलना नहीं है, जानना नहीं है इसमें क्या है, इसलिए मैंने चेहरा आगे की तरफ किया हुआ था। लेकिन जब उसकी वो आवाज़ निकली, मैं कांपने लगा था। उसने कहा, बाल्टी को खोलना नहीं था, फिर भी खोल कर देखा। पहले रुमाल से साफ किया, फिर सूंघ कर देखा ये है क्या चीज़। जब पता चला खून है तो बाल्टी को खोल कर भी देखा और सबूत मिटाने के लिए उस रुमाल को भी जला दिया। झूठ हमारी इस जगह पर बोला नहीं जा सकता, इसलिए ये गलती दोबारा मत करना। मैं तो अब कुछ बोल ही नहीं सकता था, इतना डर गया था कि गला ही सूख गया था। तब मैं बस चुप ही रहा और वो कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो छोटी गलती है, लेकिन अगर तुम काम करना चाहते हो तो काम के नियम है। सच बोलना सबसे पहला नियम है। क्या तुम नियम मानोगे? मैंने कहा, हाँ हाँ मानूंगा, दोबारा गलती नहीं होगी। वो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, चुप करो, अब आगे की बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो? कोई भी फार्म हाउस के करीब आता है तो पूरी डिटेल हम तक पहुँच जाती है। क्या क्या बीत चुका है, कहाँ से आए हो, किसने बताया है, हर जानकारी पहले पहुँच जाती है। अब तुम काम मांग ही रहे हो तो तुम्हारे लिए एक काम है, उसके छोटे से नियम है। पहला नियम सच बोलना है, दूसरा नियम सवाल नहीं पूछना है। क्या तुम मानने को तैयार हो? मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी और मैंने तनख्वाह तक ना पूछी थी और ये जवाब उसने दिया, हाँ। तो तुमने हामी भर दी है और तुम ये भी नहीं सोच पाए कि तनख्वाह कितनी है। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम सोच नहीं सकते। तो तुम्हें 10 लाख भट्ट मिलेंगे, थाई भट्ट होंगे और इसके बाद शायद तुम्हें और ज़रूरत ना पड़े। मैं ये सुनते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। 10 लाख भट्ट 1 साल के
बहुत कम लोगों को मिलते हैं, अमीर लोगों को मिलते हैं और मुझे आसानी से मिल रहे हैं। अब मैं उस आदमी से जानना चाहता था कि मेरा काम क्या है। मैंने सवाल किया, तो मेरा काम क्या होगा? वो आदमी उठा और एक तरफ चलने लगा और जाते जाते उसने कहा, यह काम मैं नहीं बताऊंगा, वो लड़का तुम्हें काम बताने के लिए आ रहा है। जैसे ही वो आदमी एक कमरे के अंदर गया, अब दूसरे कमरे से चलकर आता हुआ एक पतला सा लड़का नजर आया। सफ़ेद रंग के उसने भी कपड़े पहन रखे थे, लेकिन टोपी और टाई लाल रंग की थी और उसके हाथ में हरे रंग की एक छोटी सी छड़ी थी। वो लड़का मेरे करीब आया और कहने लगा, हर रोज़ तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। यह काम तुम्हें रात के वक्त करना होगा और 8 बजे काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें इस जंगल के अंदर एक नक्शा दिया जाएगा और नक्शे में जो पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर तुम्हें जाना है। तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा बक्सा होगा, वो बक्सा खाली होगा। ये लकड़ी के बक्से में तुम्हें उस जगह से निकाल कर मिट्टी भरनी है और जब ये बक्से में मिट्टी भर जाए तो बक्से को लेकर आना है। और उसके बाद इस फार्म हाउस के पीछे एक कब्रिस्तान बना हुआ है। उस कब्रिस्तान में कई कब्रें हैं जिनके ऊपर कंक्रीट से बनी स्लैब्स रखी गई हैं। अब उस नक्शे में तुम्हें वो कब्र के बारे में भी बताया गया होगा, तो उस कब्र के ऊपर से वो स्लैब को हटाना है और ये साधारण कब्र नहीं होगी, इसमें सीढ़ियाँ बनी होंगी। तुम्हें उन सीढ़ियों से नीचे उतरना है और एक खास जगह पर इस लकड़ी के बक्से को रखना है और उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर उतरना है। स्लैब को दोबारा उसी जगह कर देना है कि ये साधारण सी कब्र लगे और उसके बाद तुम्हें बस यही काम करना है और तुम्हारा काम खत्म। फिर दिन के वक्त भी छोटे मोटे काम मिलेंगे तुम्हें, जैसे शहर से खाने पीने का कुछ कभी कभी सामान लेकर आना, कोई छोटा मोटा और सामान लेकर आना, जैसे ये खून की बाल्टी है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लानी होंगी और ये रोज़ का काम नहीं होगा। शायद तुम्हें महीने में 1-2 बार ये छोटा मोटा काम करना पड़े और हो सकता है ज़्यादा बार भी करना पड़े, लेकिन नियम साफ है, सच बोलना है, छिपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना और जो पूछा जाए वही बताना है। आलतू फालतू की बातें नहीं बतानी है। हम समझ जाते हैं कब तुम झूठ बोलते हो, कब सच बोलते हो। पहला नियम सच बोलना, दूसरा नियम सवाल नहीं पूछना। तुम्हें जंगल में जाना है, बक्से में मिट्टी भरनी है। अब ये काम तुम्हें करना है, लेकिन सवाल नहीं करना है मिट्टी क्यों भरनी है, मिट्टी का क्या काम, वो कब्रें कैसी हैं, कब्र के अंदर क्यों रखनी है, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तुम्हें और कुछ नहीं जानना है, सवाल नहीं करना है, सिर्फ 2 नियम। अगर तुम इन 2 नियमों को मानते हो तो काम पर लगे रहो, तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। अगर नियम तोड़े, समझ लेना पछतावा करना होगा, ऐसी सज़ा मिलेगी। तुम्हें पता है ना, हमारी गैंग से सब लोग डरते हैं और हमसे बचना नामुमकिन है। मैंने इस काम के लिए भी हामी भर दी थी। अब उस लड़के ने मुझे एक तरफ चलने के लिए कहा। वो एक कमरे की तरफ जाने लगा और मैंने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, मुझे किस तरफ जाना है? तो उसने कहा, अभी पता चल जाएगा। वो एक कमरे के अंदर चला गया। तभी उस फार्म हाउस के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, लाल रंग की टाई, लाल रंग की टोपी, लेकिन उसकी छड़ी किसी पेड़ की टूटी फूटी सी लकड़ी लग रही थी। उस पर कोई पेंट नहीं हुआ था, जबकि उन लोगों की जो लकड़ियां थी जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखी थी, वो छड़ियां रंग बिरंगी बड़ी सुंदर सी थी, नक्काशी वाली। और यह आदमी अब धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमार बूढ़ा हो, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 60 साल ही थी। ज़्यादा उम्र दराज लग रहा था बीमारियों के कारण। अब धीरे धीरे चलते हुए वो मुझे पास वाले उन झोंपड़ों को दिखाने लगा। अब दूर से ही देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जगह वैकेशन मनाने के लिए आया हुआ हूँ। वो झोंपड़े बहुत अच्छे थे। वहाँ प्राइवेट पूल था, आसपास कई कमरे बने हुए थे, वहाँ एक तरफ लाइब्रेरी बनी हुई थी। हर झोंपड़े में ये फैसिलिटीज़ थीं, हर चीज़ थी वहाँ पर। और मुझे एक झोंपड़ा दे दिया गया और वो आदमी कहने लगा, अब से ये झोंपड़ा तुम्हारा है, जो भी तुम्हें काम देना है वो मैं दूंगा। तुम्हें एक सूटकेस देकर जाया करूंगा रात के 8 बजे। तुम्हें उस सूटकेस में जो भी सामान होगा उसका इस्तेमाल करना है। मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें सूटकेस देकर जाऊंगा। और याद रखना, सच बोलना और सवाल नहीं पूछना, वो नियम हमेशा मानना। अभी हम बात कर रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं, कुछ भी कभी गलती मत करना। मैंने उस आदमी को भी हामी भर दी थी।
उसके बाद जैसे ही मैं उस झोंपड़े में गया, सच में अंदर हर सामान पड़ा था। पहनने के लिए कपड़े भी वहीं पर थे। मेरे पास तो इतने अच्छे कपड़े थे ही नहीं, मेरे पास ये सारा सामान था ही नहीं। महंगे वाला मोबाइल भी वहाँ पर रखा गया था और मुझे कहा गया था जब दिन के वक्त ज़्यादा काम ना हो मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ पूरे शहर में। मुझे एक सफ़ेद रंग का सूट दिया जाएगा और उस सूट पर एक बैज लगा होगा और उस बैज पर वी लिखी होगी, विक्टर गैंग की। और उस वी को देखते ही आंखें मेरी खुल गई थी। अब मिलेगा रुतबा, अब देखता हूँ किसकी आवाज़ निकलती है। अगर मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो पूरा का पूरा साम्राज्य मिटेगा। विक्टर गैंग किसी को छोड़ती नहीं, भले ही वो मंत्री हो या संतरी हो। वहाँ बड़ी खुशी से उस सूट को बार बार मैं पहनता, बार बार उतारता, बार बार पहनता और उतारता। मुझे कहा गया था मैं अपना सामान यहाँ तक ला सकता हूँ, मेरे पास तो इतना महंगा सामान है ही नहीं, इसी का इस्तेमाल करूँगा मैं, नया क्यों लेकर आऊँगा। मैं बड़ा खुश था और रात के 8 बजे का समय हो गया। मेरे उस दरवाजे को किसी ने खटखटाया था और वो वही बूढ़ा था। उसने मेरे हाथ में वो अटैची थमाया और कहा, काम करने को तैयार हो जाओ, अब सवाल मत पूछना मेरे बाप, मुझे भी फंसाओगे, अब अपना काम करो, चलो। ये कहते ही मैं वो अटैची अपने कमरे में लेकर गया। उसे खोला और उसमें एक नक्शा था। जंगल के एक कोने में जाने की जगह बनाई गई थी। यहाँ पीछे एक कब्रिस्तान है और कौन सी कब्र का इस्तेमाल करना है ये बताया गया था। तो मैं काम करने को तैयार था। मैं अब उस अटैची को लेकर उस नक्शे को हाथ में पकड़े हुए एक बड़ा सा फावड़ा लेकर एक बक्सा जो कि उस फार्म हाउस की एक तरफ पड़ा हुआ था उसे उठाकर चल पड़ा अब जंगल की ओर। अब मेरे हाथ में वो बक्सा था। वो जंगल अंधेरे वाला था, लेकिन यकीन कीजिए विक्टर गैंग का एक मेंबर बनने के बाद डर ही नहीं लग रहा था, अंधेरे से भी नहीं। मैं तो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया था कि आज मेरे सामने शेर भी आ जाता ना तो उसे भी वो बैच दिखाकर कहता, देख विक्टर गैंग का मेंबर हूँ, मुझे काटने की कोशिश मत करना। इतनी हिम्मत आ गई थी मुझ में। और जंगल में मैं अंधेरे रास्तों पर बढ़ रहा था, हाथ में टॉर्च लिए, एक तरफ वो बक्सा लिए और अटैची भी उस बक्से के अंदर डाल दिया था। मैंने सोचा ही नहीं था भैया इतना सारा सामान उठाकर जा रहा हूँ, बाद में उस बक्से को भरकर मिट्टी लेकर आनी है, उसे कैसे लेकर आऊँगा। अब उस जगह पर मैं पहुँच ही गया था। जैसे ही उस नक्शे में मैं अच्छी तरह से सही लोकेशन पर रुकने वाला था, मुझे सुनाई दी 2-3 आवाज़ें। कुछ लोग थे जो हंस रहे थे। मैं तब देखने लगा कौन है जो हंस रहा है। अगर किसी ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ तो मैं तो सीधा अकड़ खड़ा हो जाऊंगा। भाई सफ़ेद सूट वालों से बिल्कुल नहीं झगड़ना है। मैंने उस जगह पर पहुंचकर जैसे ही फावड़े से मिट्टी निकालने की कोशिश की, फिर से वो हंसने की आवाज़ें। अब देखो तो सही कौन हंस रहा है। हाथ में फावड़ा लेकर मैं उस तरफ बढ़ा था तो एक पेड़ के पास कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ काले रंग की अंडरवेयर पहन रखी थी वो आग सेक रहे थे और एक दूसरे पर जैसे तंज कस रहे थे और हंसे जा रहे थे। तब मैं थोड़ा सा अकड़ गया। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं फावड़ा लेकर उनके करीब गया और कहने लगा, क्यों हंस रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई भी गलत काम नहीं करना है, यह जंगल का इलाका तुम्हें पता है ना किसकी रेंज में आता है, भागो यहाँ से। तब वो मेरी तरफ देखकर इस तरह से हैरान हुए, वो तीनों खड़े हो गए। मुझे लग रहा था मुझ पर हमला ना कर दें, लेकिन खड़े होते ही जब मैं घबरा गया वो मुझ पर हंसने लगे और ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूँ जो उन्हें धमका रहा हूँ। मैं उन्हें धमकाता रहा, देखो अभी निकलो वहाँ से, देखो मैं गैंग मेंबर्स को बुला लूँगा, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम समझ नहीं पाओगे। और जब मैंने ये कहा वो चुप हो गए, मेरी तरफ घूर कर देखने लगे, फिर अचानक से ठहाके लगाकर हंसने लगे। मैं बेइज्जत हुआ महसूस कर रहा था। वो समझ क्यों नहीं रहे, क्या एक एक फावड़ा मारूं इनके सर पर, फिर समझेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने गुस्से में उन पर फावड़ा मारने की कोशिश की। अब तो मैं विक्टर गैंग का मेंबर हूं ना, मुझ पर कौन गुस्सा करेगा। मैंने फावड़ा एक के सर पर मारा और उसका सर धड़ से जैसे उखड़ कर नीचे गिर गया। वो अब भी वहीं पर खड़ा था, सर नीचे था। वो दोनों चुप कर गए, वो घबरा गए थे। फिर वो हंसने लगे और नीचे पड़ा वो सर भी हंस रहा था। क्या ही बताऊं,
मैं उस दृश्य को देखकर इस तरह से चौंक गया था कि मैं वहाँ से भागा। मैं भागकर वापस आना चाहता था और थोड़ा ही दूर गया था। मैंने भूत देख ली, मैंने भूत देख ली। ये कहता कहता अचानक मुंह में शब्द आया, मिट्टी लेकर आनी थी। विक्टर गैंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, काम दिया है करना होगा। रास्ते में भूत मिले, प्रेत मिले। फिर से मैं वापस उसी जगह पहुंचा था। अब फावड़े से मिट्टी हल्की हल्की आवाज़ में निकाल रहा, उस बक्से में डाल रहा, और वो दोनों वहाँ से सर निकाल कर हंस रहे। और नीचे वो पड़ा सर अब भी वो आगे की तरफ लुढ़का कर लेकर आए थे और मुझ पर वो हंस रहा था। उनसे शर्मिंदा हुआ मैंने तो वो बक्सा मिट्टी से भर लिया और उसके बाद उसे उठाया, सर पर रखा। करीबन 15 किलो वज़न होगा उसका। अब उसे लेकर मैं फार्म हाउस 1 घंटे में पहुंच गया था और मेरी हालत पतली हो गई थी। ये मैं उस मिट्टी को निकालने के कारण नहीं थका था। भूत हंसे थे मुझ पर, पहली बार भूत देखे थे। जैसे ही मैं उस फार्म हाउस में पहुंचा, अब मैंने नक्शा हाथ में लिया और मैं देखने लगा कब्रिस्तान किस तरफ है। एक तो ये फार्म हाउस ही बहुत बड़ा था। फिर मैं चलकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान का बड़ा सा गेट था और ये कितना बड़ा कब्रिस्तान था। यहाँ अनगिनत कब्रें बनी हुई थी और जिस कब्र के ऊपर वो निशान बना था, मैं वहाँ पर पहुँचा। मैंने वो स्लैब हटाई और सच में उस कब्रिस्तान में रात को डर नहीं लग रहा था, लेकिन नीचे बनी सीढ़ियों ने मुझे डरा दिया। अब मैं टॉर्च मारकर नीचे देख रहा, नीचे क्या है। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया, उस मिट्टी को सच में उस बड़े से पत्थर के ऊपर रखा। मैं वापस आने लगा था, पीछे से आवाज़ आई, हे कौन हो, कौन हो। ये ऐसी आवाज़ थी कि मुझे कंपा कर रख दिया था। अब मुझे ये काम दिया गया है, किसी से बात नहीं करूँगा मैं। भाई पहले ही भूत मुझ पर हंसे हैं, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ। भागा मैं उन सीढ़ियों से ऊपर, स्लैब मैंने सही की और मैं फिर अपने उस झोंपड़े में आ गया। पूरी रात उसके बाद मैं डरता ही रहा था। जब दिन हुआ तो वो बूढ़ा आदमी आ गया और कहने लगा, काम हो गया था ना कल। मैंने कहा, हो गया था, कल तो हो गया था, आज दिन के वक्त वाला कोई काम तो नहीं। उसने कहा, नहीं, आज तुम जा सकते हो, ये लो पैसे। मैंने कहा, ये कैसे पैसे? उसने लगभग 30,000 भट मेरे हाथ में पकड़ा दिए थे। ये हर दिन के पैसे, यहाँ तनख्वाह महीने में नहीं दिन में मिलती है और ये उन्होंने दिए हैं तुम्हें देने के लिए, रखो इसे। मैं उन पैसों से इतना खुश हुआ कि रात की वो घटनाएं दिमाग से निकल गई। इनसे मैं बहुत अय्याशी कर सकता था। मैं उन पैसों को लेकर सीधा शहर में पहुंचा, सफ़ेद सूट में, और टुक टुक में आया था, जिसे आप रिक्शा कहते हैं। और टुक टुक में बैठा विक्टर गैंग का मेंबर हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। कुछ जान पहचान वाले अब मुझसे डर रहे थे। वो बैज देखकर कुछ को शक हुआ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखकर उनकी नज़रें झुक गई। जैसे ही मैं शाम को वापस आया, 8 बजे फिर से वो बूढ़ा आदमी एक बक्सा लेकर, एक सूटकेस लेकर उस दरवाजे पर खड़ा था। ये है आज का काम। अब मैं क्या करता, नियमों को मानता या नहीं? मुझे पूछना था, प्रेत उस जंगल में कैसे हैं और वहाँ उस कब्र में नीचे किसे रखा गया है? हो सकता है नीचे किसी प्रेत को कैद करके रखा गया हो। ये काम काफ़ी खतरनाक लगता है। वैसे भी ये जो विक्टर गैंग के मेंबर हैं ना, अकेले 100 को मार देते हैं। इंसानी क्षमता इतनी होती ही नहीं कि हम अकेले किसी 100 को मार दें। ये कैसे कर लेते हैं? यकीनन इन्होंने ऐसे प्रेत पाल कर रखे होंगे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मन में ही सोचा था मैंने और नक्शे के सहारे चल पड़ा था जंगल की ओर। फिर से मैं जंगल की उस जगह पर पहुंचा जहां से मिट्टी को निकालना था। मैं मिट्टी निकाल रहा था और वहां मुझे कई पेड़ों पर बैठी औरतें नजर आईं। उनके भयानक चेहरे ये बता रहे थे वो औरतें साधारण नहीं, चुड़ैलें थीं। मेरी तरफ देखकर हंसती, कभी कभी मुझे अपनी तरफ बुलाती। मैं यहाँ किसी लड़की के करीब जाने के लिए नहीं आया था, पैसे कमाने के लिए आया था। और वो भी चुड़ैलें। सब जानते हैं चुड़ैलें जब बुलाती हैं जाने का नहीं। इसीलिए मैं बस मिट्टी निकालता, बक्से में भरता और वापस आ जाता। फिर दूसरी कब्र में अंदर की तरफ गया था मैं। जैसे ही उन सीढ़ियों के सहारे मैं नीचे गया, उस बक्से को एक जगह पर रखा, तभी एक हल्की सी आवाज़ आई। ये किसी लड़की की आवाज़ थी।
जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है। मैं वहाँ से बाहर तो निकलना चाहता था, लेकिन एक लड़की पर तरस आ गया था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। क्या करते हैं ये लोग, और क्या ये लड़की सच में प्रेत है? और जो लोग विक्टर गैंग वाले हैं, क्या वो जिंदा हैं या वो भी प्रेत तो नहीं? मैं भागकर उस कब्र से बाहर आ गया था, और जब मैं उस झोंपड़े के करीब आया, वो बूढ़ा 30,000 भट्ट लेकर पहले से वहाँ तैयार खड़ा था। उसने मुझे वो दे दिए। अगले दिन मुझे शहर से कुछ चॉकलेट लेकर आना था। इस तरह रात को मैं मिट्टी लेकर आता, किसी अलग कब्र में जाता और कई बार जानी पहचानी सी कब्र में भी जाता। यह काम हर रोज़ का हो गया था। 3 महीने बिता दिए थे मैंने डरते डरते, लेकिन अब डर खत्म होने लगा था। मेरा भी शहर में रुतबा बढ़ने लगा था। मैं शहर में जब भी सामान लेने जाता, कोई मुझसे पैसे तक न लेता। ये सूट देखकर हर किसी को डर लगा करता था, और मेरे पास विक्टर गैंग का एक कार्ड भी था। उस कार्ड से मैं जितनी मर्जी शॉपिंग करना चाहता कर सकता था, लेकिन वो सामान उनके लिए लेना था। अपने लिए मैं अपने पैसों से लेता था, और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे थे, खत्म ही नहीं होते थे। मैं क्या करता? 3 महीने बाद मैं 2-3 बार एक खास कब्र में जाकर आया था। वहाँ पर मिट्टी रख कर आया था, और आसपास की कई चीज़ें मैं देख चुका था। वहाँ कई बार फल रखे हुए होते, चॉकलेट रखी हुई होती, और एक आदमी की आवाज़ आ रही होती, मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, मुझे जाने दो। ये आवाज़ पहचानी पहचानी सी थी। ऐसा लग रहा था ये मैंने पहले भी सुनी है। अब एक और कब्र के अंदर एक आवाज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा पहचान ली थी। ये लड़की की आवाज़ थी जो मुझसे पूछती रहती थी। लगभग 2 महीने वो मुझसे पूछती रही थी, मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्या मुझे छोड़ा नहीं जाएगा? देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं समझ नहीं पा रही मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया, कब लाया गया। इतनी बात सुनता और बाहर की तरफ भाग लेता। एक तरफ टॉर्च मारकर एक दिन मैंने उसका चेहरा भी देखा था। वो लड़की पहचान में आ गई थी मेरे, और मैं जल्दी से टॉर्च एक तरफ घुमाकर अब सीढ़ियों के सारे ऊपर निकला। पहली बार यह गलती हुई थी मुझसे। मैं बेवजह ही उस आवाज़ पर आकर्षित हो गया था और मैंने टॉर्च उस तरफ घुमा दी थी। लेकिन 2 महीने हो चुके, उसके बाद उस लड़की की कब्र में भी गया, और वहाँ से किसी लड़के की आवाज़ आने लगी। अब उस लड़की की आवाज़ नहीं आ रही थी। और अब 3 महीने हो चुके थे जब मैं एक बार बाज़ार में गया। वहाँ एक क्लब था जहाँ कई लड़कियाँ खड़ी थीं, और एक लड़की एक क्लब के बाहर मैंने जब देखी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये वो लड़की थी जिसे मैंने कब्र में देखा था। अब नियमों में बंधा नहीं था मैं उस फार्म हाउस में नहीं था। उस लड़की से तो पूछ सकता था ना, वो यहाँ कैसे आ गई। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गया। पहले तो मैं जानना चाहता था वो जिंदा भी है या प्रेत ही तो नहीं नजर आ रही मुझे, क्योंकि वहाँ पर तो प्रेतों को कैद कर कर रखा जाता था ना। मैंने सीधा उस लड़की से सवाल करने शुरू कर दिए, और मेरा सफ़ेद रंग का सूट देख उसका चेहरा उतर गया था। देखो देखो देखो, मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, मुझे अब मत पकड़ो, मुझे वहाँ मत लेकर जाना। और मैं उसे एक कोने में ले गया और उससे सवाल करने लगा, सच बताओ, वहाँ कब्र के नीचे तुम क्या कर रही थी? मुझे तुम्हें सच बताना होगा, जल्दी से बताओ, कोई हमें देख ना ले, यहाँ पर कोई नहीं है। उसने बताना शुरू किया। 2 साल पहले वो भी विक्टर गैंग में काम करने के लिए गई थी। उसने भी उस फार्म हाउस में पैर रखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे याद ही नहीं। लेकिन पूरे के पूरे 1.5 साल से 2 साल बीत गए। तभी उसकी जब नींद खुली तो वो एक तहखाने में थी। वहाँ कुछ ही दिन उसे रखा गया, लगभग 45 दिन के करीब। हर चीज़ दी जाती जो वो मांगते, लेकिन वहाँ तुम आकर मट्टी रख कर जाते थे। तुम्हारा चेहरा रोशनी में साफ नजर आता था, वो लड़की कह रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम बाहर कैसे निकली? उसने कहा, मुझे यहाँ शहर में छोड़ दिया गया, मुझे नहीं पता, एक गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। फिर मेरे समझ में आया, लगभग 1 साल 9 महीने मैं वहाँ रही, और मुझे याद तक नहीं मैंने क्या क्या किया। मैं उस गैंग का मेंबर बनना चाहती थी,
बस मुझे याद हैं वो 45 दिन जब मैं उस तहखाने में थी। वो शायद कब्र का हिस्सा था ना। अब उससे और भी सवाल किए थे, जवाब नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैं उससे दूर निकल आया। अब किसी ने सुना नहीं होगा, किसी को पता नहीं चला होगा। मैं सीधा निकल लिया अब फार्म हाउस की ओर। कई सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने थे, और रात को जैसे ही मुझे मिट्टी लाने के लिए कहा, मिट्टी तो मैं लेकर आया, लेकिन नक्शे में जानबूझकर मैंने एक और निशान सा बना दिया बचने के लिए। ये निशान था दूसरी कब्र का। पहले मैं मिट्टी वहां पर लेकर जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा अरे गलती से यहां आ गया। इस तरह बहाना लगाकर उस आदमी से भी पूछूंगा जिसकी आवाज़ मैंने पहचानी पहचानी सी कर ली है। वो आवाज़ पहले भी कभी सुनी सुनी सी लग रही थी, लेकिन दिमाग में नहीं आ रही थी। अब मैं सीधा मिट्टी लेकर जैसे ही फार्म हाउस पहुंचा, मैं दूसरी कब्र के नीचे चला गया। जैसे ही कब्र के नीचे टॉर्च चलाई, सामने आदमी की वो आवाज़ सुनी, चेहरा देखा, होश उड़ गए मेरे। ये वो था जो सफ़ेद सूट में नज़र आया था मुझे। वो आदमी जो मुझे गैंग लीडर लग रहा था सफ़ेद सूट में, आज यहाँ उसे कैद करके रखा गया था। मुझे सारे नियम भूल गए और मैंने उससे सवाल किया, क्योंकि वो तो इस गैंग को चलाता था ना। मैंने उससे सवाल किया, तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें किसने कैद कर लिया? उसने कहा मुझे छुड़ा दो, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आया था। अचानक मुझे सब कुछ जैसे भूल सा गया है और मैं यहाँ पर उठा। मुझे इसके बीच का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे यहाँ कब लाया गया। लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देख पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने उससे कहा, लेकिन तुम तो वो लीडर थे ना, इस गैंग के लीडर। उसने कहा, नहीं, मैंने तो कभी सफ़ेद सूट नहीं डाला, तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं अब समझने लगा था, यहाँ जो भी काम करने आता है उसे कुछ याद नहीं रहता। वो इनके लिए काम करता है, बाद में उसे कैदी बना लिया जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे भी कैदी बनाया जाएगा। तभी ठक ठक की आवाज़ आने लगी। कोई सीढ़ियाँ उतर कर आ रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, सफ़ेद कपड़े पहने, लाल टोपी, लाल टाई, ये वो लड़का था जो दूसरे नंबर पर आया था बात करने के लिए। मुझे देखते ही वो कहने लगा, हमें उम्मीद ही थी तुम यहाँ पर आओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो नियम को तोड़ते हैं। इस दहशत में भी नियम तोड़ने वाला बहादुर है। चलो हमारे साथ, तुम्हें नया काम देने का समय आ गया है। मैं इतना डर गया था कि बर्फ़ की तरह जमा हुआ था। शरीर मेरा ठंडा हो गया था। उसके पास अब लाल रंग की छड़ी थी। पहले तो उसकी छड़ी का रंग हरा था ना, अब लाल रंग की छड़ी लिए क्यों घूम रहा है? यहाँ रंग का भी कोई अर्थ है क्या? वो मुझे उस बंगलों के अंदर ले गया था और एक कमरे में उसने कई मोमबत्तियाँ लगा रखी थी। वहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी थी और वहाँ कई छड़ियाँ थीं, रंग बिरंगी छड़ियाँ। मैंने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की और उसने जवाब देना शुरू कर दिया। ये विक्टर गैंग साधारण गैंग नहीं है, लोग इसे कुछ क्रिमिनल गैंग की तरह जानते हैं। हम जादूगरों की दुनिया से आते हैं और लोगों को काम पर रखते हैं जो यहीं के होते हैं। मैं उस दूसरी दुनिया का जादूगर हूँ। हमेशा तुम्हें यहीं दिखूंगा और तुम भी कुछ समय के लिए काम करोगे, फिर भूल जाओगे क्या किया। लेकिन नियम तोड़ा, मौत मिलेगी। तुम बनने वाले हो जादूगर और तुम्हारे अंदर की शक्तियों को भांप कर तुम्हें दी जाती है ये वाली सफ़ेद छड़ी। इस छड़ी को घुमाओ, तुम जादू कर सकते हो और जादू तुम्हें 1.5 से 2 साल लग जाएंगे सीखने में। सीखते रहना और अब जानते भी हो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। भुला दिया जाएगा सब कुछ, पहुंच जाओगे साधारण दुनिया में, लेकिन पैसे बहुत होंगे तुम्हारे अकाउंट में। तुम कभी याद नहीं कर पाओगे क्या क्या किया तुमने विक्टर गैंग में रहते हुए, लेकिन हमारा काम होता जाएगा। अब तुम इससे ज़्यादा जान नहीं सकते जादूगरों की गैंग का काम क्या है। बस ये समझ लो, ये गैंग बनना तो बस एक दिखावा है।
डर तो हमारा और भी बड़ा होना चाहिए, बस सच नहीं बता सकते हम। और उसके बाद मैं उनके लिए क्या क्या काम करने लगा, कैसे कैसे काम करने लगा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। एक छोटी सी डायरी जिसमें मैंने यहाँ तक की कहानी लिख ली थी और उसे छिपा दिया था अपने घर जाकर। मैं दोबारा उस डायरी को पढ़कर यहाँ तक की जानकारी ले चुका हूँ। लगभग 2.5 साल पहले यह घटना घटी थी जब मैं उस फार्म हाउस में गया था। अब 2 महीने मुझे वहाँ कैद किया गया। मुझे नहीं पता क्यों कैद किया गया था, लेकिन अब इस डायरी को पढ़कर मैं जानता हूँ उस फार्म हाउस में जादूगर भर्ती किए जाते हैं। मैं भी 2 से 2.5 साल जादूगर रह चुका हूँ, लेकिन हमने वहाँ किया क्या क्या याद ही नहीं आता। और बाकी लोग भी जो वहाँ पर थे उन्हें भी कुछ याद नहीं। मैं याद दिलाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। वो कहते हैं वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहते। वो कैद कर लेते हैं 2-2 महीने तक वहीं पर, फिर उन्हें दया आती है तो छोड़ते हैं। दया नहीं आती उन्हें, उन्होंने नियम यही बना रखे हैं, याददाश्त मिटा दी है हमारी। मैं तो अपनी इस लिखावट को देखकर ये पहचान पाया कि ये कहानी मैंने लिखी है खुद के लिए, और यही कहानी मैं आज आपको भी बता रहा हूँ। आप भी यहाँ तक जान सकते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो जो हुआ था मैं लिख नहीं पाया डायरी में। शायद उन्होंने बाहर आने ही नहीं दिया मुझे। ये सवाल आज भी सवाल ही बने हुए हैं। मैं किसी से भी जानने की कोशिश करता हूँ, उसके पास अजीबो गरीब जवाब होते हैं। कभी कभी फिल्में देखकर भी सोचने की कोशिश करता हूँ, कहीं मैं 2 से 2.5 साल कोई हैरी पॉटर बनकर किसी भूतिया स्कूल में तो नहीं रहकर आया। क्या हुआ वहाँ पर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता। क्या आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो आप याद नहीं कर पाते।